Hello everyone. Today we are going to talk about the most important topic of class 10th, that is electricity. So electricity topic की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि why electricity. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ही क्यों है, क्या जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की. सो वाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं. तो एक्चुअली अगर हम अपने टास्क देखें, अपनी लाइफ में जो हम रोज डेली लाइफ जी रहे हैं, उस लाइफ के अंदर हम रोज सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम बहुत सारे टास्क करते हैं पूरा दिन. उसमें से कुछ टास्क ऐसे होते हैं: स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब. हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है. स्विच ऑफ करते हैं, पंखा बंद हो जाता है. स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है. स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब बुझ जाता है. तो एक्चुअली स्विच ऑन ऑफ करते वक्त हमने कभी भी नहीं सोचा कि एक्चुअली उसके पीछे चल क्या रहा है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है, क्या कोई मैसेज लेके जाता है. जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि मैसेज लेके जा रहा है, कोई पोस्टमैन है जो मेरे लेटर लेके जा रहा है कि जिससे फैन को पता चल रहा है कि अच्छा ये इंसान चाहता है कि अब मैं चल जाऊं, तो पंखा चल जाता है. या बल्ब के पास कोई मैसेज लेके जाता है कि जिससे पता चल जाए बल्ब को कि अच्छा अब इसको चलना है, तो स्विच ऑन करा, इसका मतलब बल्ब चल जाएगा. तो एक्चुअली क्या स्विच से लेकर के जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम वो, और जो बेसिकली अप्लायंस होता है जो कि बल्ब है या फिर फैन है या फिर कोई और अप्लायंस है, एक्चुअली इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन चलता है, क्या सिस्टम चलता है, क्या किससे पता चलता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो इन दोनों के बीच में काम कर रही होती है. तो वो चीज पढ़ने के लिए, इन सवालों के जवाब पाने के लिए मैं जो चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ 10th का, वो है इलेक्ट्रिसिटी. अब बात है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हैं. एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे कहते हैं, एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, एनर्जी हमें बहुत जगहों से मिलती है. एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं. सनलाइट भी एनर्जी का सोर्स है, आग लगने से भी हीट एनर्जी मिलती है. ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज है हमारे पास. तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, ऐसी उसमें से ही एक एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किस चीज को घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज किया जाए, ऐसी कौन सी एनर्जी हो. तो हमने देखा कि हीट एनर्जी को यूज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमने सबसे पहले बोला कि चलो हीट एनर्जी यूज करके देखते हैं. तो हीट एनर्जी जब हम यूज करने लगे तो हमने देखा एक बार हमने आग जला दी, उसके बाद तो वो बुझने का ही नाम नहीं ले रही, या फिर जितनी हमें चाहिए उतना सिस्टम, उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही. कंट्रोल्ड वे में नहीं है, कंट्रोल्ड वे में एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी ही. कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का हम यूज करते हैं, और ये एनर्जी का यूज करके हम लोग अपने बेसिकली जो अप्लायंसेस होते हैं उनको ऊर्जा देते हैं जिससे कि वो चल सके. फैन को चलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सब बल्ब को जलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी देता कौन है? वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देती है. अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है. एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रेस्ट पर. और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्जेस होते हैं इन मोशन. तो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट मोशन, ये चीज तो देख ली हमने, लेकिन ये तो बताओ चार्ज क्या होते हैं. तो हमने 9th क्लास में कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि एक प्रोटॉन क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता था, ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने देखे थे. बेसिकली ये थे क्या? इनसे मिलकर एक एटम बना था. अच्छा, हम सब ने बचपन में एक एक्टिविटी पढ़ी थी, जिस एक्टिविटी के अंदर हम कहते थे कि कॉम को रब करा अपने हेयर्स में और पेपर बिट्स रखी हुई थी, और वो पेपर बिट्स के पास लेके आया तो पेपर बिट्स अट्रैक्ट होने लग गई.
ठीक है, एक ये फिनोमेना था। दूसरा, बैलून लिया, बैलून को रब करा, और बैलून को रब करने के बाद मैंने किसी क्लोथ से या फिर किसी वॉल से ऐसे टच करके देखा तो वो बैलून जो है वो उसके प्रति थोड़ा स्टिकी हो गया, मतलब चिपक, उससे अट्रैक्ट होने लग गया। तो एक्चुअली इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर क्या कारण था, क्या रीजन था कि ये चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी? तो उस समय पर जब इस चीज का कारण ढूंढा जा रहा था कि why these things are attracting each other when they are rubbed, so उस मूवमेंट पर जो चीज सामने निकल कर आई, जो इसका जवाब निकल कर आया, एक वो था चार्ज। तो हो क्या रहा था बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज एक चीज पर क्रिएट हो रहा था और नेगेटिव चार्ज एक चीज पर क्रिएट हो रहा था, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो उस मूवमेंट पर चार्ज नाम की एक चीज रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए। अब ये चार्ज जो होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मैं बात करता हूँ जैसे इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, तो वो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस तो एक चीज है, एक एक फिनोमिना, एक क्वालिटी है। उस क्वालिटी को कैरी करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसको कैरी करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन की। कि इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी? ब्रेन के अंदर होगी, ब्रेन कैरी करता है। ऐसे ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कैरी करने के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको अपने साथ लेकर के जाते हैं। और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन कैसा था? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और इलेक्ट्रॉन कैसा था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो चार्ज बेसिकली जैसे आईक्यू नापने के लिए कोई यूनिट कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट करते हैं और एक्चुअली उसकी कुछ यूनिट होती है और कुछ स्कोर आता है, तो ऐसे ही चार्ज के लिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, denoted by C, कैपिटल C। कि सपोज कोई बोले कितने कूलम चार्ज चला गया, तो 10 कूलम ऐसे लिखेंगे, 20 कूलम इतना चार्ज चला गया। तो ये जो कूलम चार्ज है ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेके जाने वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ये चीज फिक्स्ड है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज कैरी करेगा। और जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज कैरी करेगा। ये पॉजिटिव होगा लेकिन, और ये नेगेटिव। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम थी, उसका कैरियर इलेक्ट्रॉन था, उसको लेके जाने वाला इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन थे उसके कैरियर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम अगर कैरियर है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक कैरियर कितने कूलम चार्ज अपने ऊपर से लेकर के जा सकता है, अपने ऊपर कैरी कर सकता है मैक्सिमम? तो वो इतना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बस पॉजिटिव। So basically, what is electric charge? Electric charge is that property of matter which is responsible for all the electrical phenomena. जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें, जितनी भी मैं देखता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितनी भी चीजें देखूंगा, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इसके अंदर जितने भी फिनोमिनाज मैं देखूंगा, वो फिनोमिना, जो भी चेंजेस मैं देखूंगा, वो सब किस प्रॉपर्टी के कारण, मैटर की किस प्रॉपर्टी के कारण पॉसिबल हो पाया? तो वो प्रॉपर्टी है चार्ज, मैटर के ऊपर चार्ज होना। तो उसकी एसआई यूनिट कूलम है, यानी कि नापने का तरीका। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर मेरे को दूध नापना हो कि कितना दूध है, तो मैं बोलूंगा 2 लीटर 3 लीटर ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोलूँ कितना चार्ज है, तो चार्ज के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 लीटर चार्ज ले लिया, 3 लीटर चार्ज, उसके लिए मैं बोलूंगा 2 कूलम्स, 3 कूलम्स, 4 कूलम्स, इतने अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो यूनिट उसको नापने का तरीका है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस बेसिकली दुनिया में कितने तरीके के हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपने ऊपर लेकर के चलता है। चार्ज खुद सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, जैसे इंटेलिजेंस है। मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंट अगर मैं किसी को बोलूंगा, तो वो कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना जिसको मैं इंटेलिजेंट बोलूं।
तो इंटेलिजेंस का कैरियर कौन होता है? ब्रेन होता है, और ब्रेन किसी ह्यूमन के पास होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग को मुझे बोलना पड़ेगा, तो कैरियर ऑफ इंटेलिजेंस क्या हो गया? एक ह्यूमन बीइंग हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वो अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेकर के जाता है। और प्रोटॉन के अंदर एक कितना चार्ज होता है? उसके अंदर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और ये चार्ज ही सारे फिनोमिनास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखेंगे, जब हमने स्विच ऑन करा था ना, स्विच ऑन करने के बाद जब वो बल्ब जला था, तो एक्चुअली जब स्विच ऑन करा तो ये जो चार्ज था ना, चार्ज ही एक जगह से दूसरी जगह गया, इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के गया। इलेक्ट्रॉन्स की नदी एक जगह से दूसरी जगह बही, और वो बहने की वजह से ही बल्ब जल पाया। ठीक है, तो इसको और इलैबोरेट में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। हमने बहुत बड़ी ये चीज देखा है कि सर्किट ब्रेक हो गई, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो या फिर कोई तार बीच से कट जाती है, तो वो काम करना बंद कर देती है। फिर मैं चाहे स्विच ऑन भी कर दूं या स्विच ऑफ भी कर दूं, तो फिर वो बल्ब नहीं जलता या फैन नहीं जलता, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज होती है? सो अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, दो बातें हैं। एक तो है क्लोज्ड, बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। जैसे कि ये एक सर्किट नहीं हो सकती क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से खुली हुई है। तो एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड। और दूसरा क्या? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कोई बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ब्रेक आ गया, कोई ऐसा पाथ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो दो प्रॉपर्टीज चाहिए, एक तो क्लोज्ड और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। ये दो चीजें होना। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट शब्द R1 रेसिंग जब होती है, जिसके अंदर बहुत तेज तेज गाड़ियां एक सर्किट के अंदर जाती हैं, या फिर कभी तुमने गेम खेली हो, नीड फॉर स्पीड खेली हो, तो उसके अंदर सर्किट्स बनी होती है बहुत सारी। तो वो सर्किट्स कैसी होती हैं? वो कुछ ऐसे ऐसे करके ये ऐसे रोड जा रही होती है, ऐसे करके कुछ मैप्स होते हैं, वो रोड जा रही होती है। और वो रोड के ऊपर ऐसे, जैसे यहाँ पे कार होगी और वो तुम्हें कार यहाँ से करनी होगी, इसके लैप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं कि एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर आता है दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा राउंड, थर्ड राउंड, इट इज द फाइनल राउंड, ऐसे ऐसे करके कुछ बातें आती है। तो एक्चुअली वो सर्किट किसी भी चीज को कहने के लिए एक बात होनी चाहिए कि वो क्लोज्ड होनी चाहिए। उस R1 रेसिंग में भी इस चीज को सर्किट कहते हैं। तो ये सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये क्लोज्ड है, ताकि इसके जितने मर्जी राउंड काट सके, जब कार्स की रेसिंग हो तो वो राउंड्स काट सके। और दूसरी चीज, ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं होएगा कि बीच से गायब है, वो कार भागते भागते यहाँ अंदर चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो कार भाग रही है तो भागती जाएगी, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बीच से कट हो रास्ता। तो क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस रास्ता। अब वो जो था वो सर्किट थी, वो रेसिंग सर्किट थी। ये कैसी है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रेसिंग सर्किट में कार के लिए होता है, और यहाँ के लिए, यहाँ पे किसके लिए है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ये जो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ है, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। एक सर्किट के अंदर, एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, और करंट दौड़ने की वजह से हमारे को जो बल्ब वगैरह जो जल रहा था, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए थी। चार्जेस मूव करते हैं, जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो एक करंट उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं एक करंट को। ठीक है, तो बात आती है कि अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट भी देख ली। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या थी? क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ था इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये बताओ। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट से पहले एक बारी बात कर लेते हैं कि वाटर करंट क्या होते हैं या एयर करंट क्या होते हैं। अच्छा, सबने रिवर देखी है? रिवर के अंदर पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है बहुत तेज बहाव से। बहाव जिस वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं, उस वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर करंट्स। वाटर करंट्स होता है बहाव, एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा होता है। तो ये वाटर करंट्स के अंदर क्या चीजें ट्रैवल करता है, क्या चीज ट्रैवल करती है? वो ट्रैवल करता है वाटर। जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वाटर करंट्स पैदा होते हैं, और वाटर करंट्स एक्चुअली बहाव को कहते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने स्विच ऑन करा था, तो स्विच ऑन करते साथ ही ना एक ऐसी सर्किट कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर सपोज स्विच था, तो एक ऐसी सर्किट, और यहाँ पर एक बल्ब था। तो एक ऐसी सर्किट कंप्लीट हो गई जिसके अंदर ये एक रास्ता बन गया। अब इस रास्ते के अंदर कौन दौड़ेगा? इस रास्ते के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि एटम जो ये है ना, ये जो तार बनी हुई है, जैसे जो वायर से कनेक्टेड होती है, ये सारी चीजें वायरिंग मेरी जो वॉल्स के अंदर हो रखी हैं, या फिर जो कॉपर वायर होती है, उस कॉपर वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। और इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जैसी स्विच कनेक्ट होता है तो ये इकट्ठे होते हैं और एक सी बना देते हैं, बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक सर्किट में ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं, ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों घूम रहे हैं या प्रोटॉन्स क्यों नहीं घूम रहे? तो इलेक्ट्रॉन्स ही इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमने देखा था एक एटम जो होता है, उस एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बताओ किस चीज को निकालना आसान है? प्रोटॉन निकल गया तो प्रोटॉन ही तो अस्तित्व का कारण है, प्रोटॉन ही तो एक एटम को आइडेंटिटी देता है। अगर प्रोटॉन ही चला गया तो एटम की तो आइडेंटिटी ही चली जाएगी, एटम रहेगा ही नहीं। वो जब वो चीज ही नहीं रहेगी तो फिर ट्रांसफर कैसे करेगी? तो इसलिए प्रोटॉन यहीं पर रहता है, एटम यहीं पर रहता है और ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है कि जाओ और जाकर के ये मैसेज पहुंचाओ बल्ब तक कि बल्ब को जलना है। तो ये ऐसे करके एक पूरी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो कि यहाँ पर दौड़ती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की वजह से एक करंट जनरेट होता है। लेकिन अब की बार वो करंट कैसा है? वो वाटर की वजह से नहीं है, वो इलेक्ट्रिक है। तो इसीलिए इस करंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वो चार्ज का अमाउंट है जो कि हर सेकंड एक जगह से निकल रहा हो। इस बात को समझते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये वाली बात। हम सब ने एक वायर देखी है, एक वायर कुछ ऐसी है, मैंने मोटी करके दिखाई है लेकिन बहुत पतली होती है, बहुत पतली वायर है लेकिन ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और उस सिलेंड्रिकल वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया जाए तो ये वाले पार्ट को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस केस में इसका कैसा है? सर्कुलर, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया से हर सेकंड कुछ ना कुछ चार्ज जा रहा है, यहाँ से चार्ज जाता जा रहा है। सपोज यहाँ से 3 सेकंड के अंदर, यहाँ पे मैंने 3 सेकंड तक घड़ी लगा के देखा और यहाँ से कितना मैं मानता हूँ कि चलो 9 कूलम चार्ज चला गया यहाँ से, ठीक है। इस स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर गया, यहाँ से ट्रैवल कर गया। और वैसे तो पूरे सर्किट के अंदर जा रहा है, सिर्फ मैंने लेकिन एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ा और उस स्पेसिफिक पॉइंट पर 3 सेकंड तक देखता रहा और मैंने देखा 3 सेकंड के अंदर इस स्पेसिफिक पॉइंट से 9 कूलम का चार्ज चला गया। तो बताओ करंट कितना होगा? तो करंट वो चार्ज है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो हर 1 सेकंड निकल रहा है, हर यूनिट टाइम, हर 1 सेकंड में निकल रहा है। तो अगर 3 सेकंड के अंदर 9 कूलम निकला तो 1 सेकंड के अंदर कितना निकलेगा? 3 कूलम। तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे 3 कूलम, लेकिन यहाँ कूलम के साथ अपॉन में यहाँ पे नीचे टाइम भी था, तो इसलिए इसकी ये जो ये कूलम और 3 अपॉन टाइम, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट कैसे क्या हो जाती है? 3 एम्पेयर। हर 1 सेकंड 3 कूलम चार्ज निकला इसके अंदर से, और वो जो 3 है वही करंट है। लेकिन करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। क्यों एम्पेयर होती है? क्योंकि कूलम पर सेकंड है, कूलम पर सेकंड। और इस कूलम पर सेकंड को एक नया नाम दिया हमने, एक नई यूनिट का नाम दिया जिसको बोलते हैं एम्पेयर। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। और चार्ज फ्लोइंग भी वाला पार्ट भी मुझे समझ में आ गया। और अब ये I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी तो इसी से आया। देखो ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है, हमने देखा था हमने कि स्पीड क्या होती थी। तो स्पीड देखने में हमने बोला था वो डिस्टेंस जो हर सेकंड ट्रेवल किया जाए उसको स्पीड कहते हैं। सपोज 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रेवल हो गया तो स्पीड बताओ कितनी? तो अगर 5 सेकंड में 10 मीटर हुआ तो 1 सेकंड में 2 मीटर होगा। तो मैं बोलता था 2 मीटर पर सेकंड, है ना, ये बोलता था। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ टी सेकंड्स के अंदर कितना क्यू कूलम चार्ज चला गया, तो बताओ 1 सेकंड के अंदर कितना जाएगा? 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे भी टी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन टी कूलम। कूलम। और
अपॉन में टाइम है तो कूलम पर सेकेंड। अब ये Q अपॉन T जो हर 1 सेकेंड में निकल रहा है उसी को तो करंट कहते हैं। तो इसको एक नया नाम दे दिया जिसको I से डिनोट कर दिया, और I से डिनोट करने के बाद मैंने क्या बोला कि इज इक्वल्स टू Q/T, और Q/T क्या था, हर 1 सेकेंड कितना चार्ज जा रहा है उसके अंदर से। सो इट इज डिनोटेड बाय I। और अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्विच का क्या काम है। ये जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, ये स्विच क्यों लगाया जाता है? देखो सिंपल सी बात है, एक सर्किट है, मैं बोल रहा हूँ एक सर्किट है, एक सर्किट के अंदर एक एनर्जी का सोर्स दे दिया मैंने, एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और मैं इसको चलाता जा रहा हूँ। क्या दिक्कत है इसमें स्विच लगाने की? क्या आवश्यकता पड़ेगी? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि मेरे को इसमें स्विच लगाना पड़ रहा है? तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सर्किट मैंने बनाई इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज नॉट कंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? इसको मैंने एक बार ज्वाइन कर दिया तो ये तो चलता जाएगा, इसको रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है। ये क्लोज्ड भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट मेंटेन्ड है, चलती जा रही है। जैसे ये होएगा बल्ब जलता जाएगा जलता जाएगा, जब नहीं चाहिए तब भी जलता जाएगा, जब चाहिए होगा तब भी जलता जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए फैन सपोज चलता जा रहा है, दिन रात चलता जा रहा है, सर्दियों का दिन आ गए, सर्दियों में फैन की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं है उसको रोकने का, उसको रोके कैसे, अभी तक कुछ करा ही नहीं। तो इस चीज से उभरने के लिए, ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने किस चीज को बनाया? हमने बनाया स्विच को। हम क्या करते हैं कि ये जो सर्किट होती है ना, इस सर्किट के यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके एक स्विच लगा देते हैं। अब जब इस स्विच को प्रेस किया जाएगा तो ये यहाँ जाएगा और इससे ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो जाएगी, चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, बल्ब जलेगा। और जब ये स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर अब ये कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं है, और जब कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो नहीं करेंगे और बल्ब नहीं जलेगा। तो स्विच क्या करता है? स्विच स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में, या फिर बल्ब की जगह यहाँ पर अप्लायंसेस बोल देते हैं। कि सपोज अगर उसकी बात चल रही होगी, फैन की बात चल रही होगी तो यहाँ पे फैन होगा, गीजर की बात चल रही होगी तो यहाँ पे गीजर होगा, एसी की बात चल रही होगी तो यहाँ पे AC होगा। तो एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन सेल, सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो बल्ब है वो या फिर अप्लायंसेस जो है उसके बीच में कनेक्टिंग या फिर कंडक्टिंग लिंक है। तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑन एंड ऑफ, ऑन और ऑफ करने में मदद करता है एज पर आर रिक्वायरमेंट। चाहिए तो चलाओ, नहीं चाहिए तो मत चलाओ। अगर ना होता, स्विच ना होता तो कोई चीज कॉन्टिन्यूअसली चलती जाती, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था। तो अभी तक हमने जितना देखा वो कुछ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी का। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर और डीप डाउन जाएंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्जेस को भी अच्छे से हैंडल करना सीखेंगे, और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे सीबीएसई में आते हैं।